नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ध्वनि का चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। अब आज देखेंगे ध्वनि से संबंधित एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर प्रकार के प्रश्न, जिसमें वन लाइनर, कोट वाले प्रश्न, तीन कथन वाले, कथन कारण वाले भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्रमबद्ध वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सही जोड़ी मिलान वाले प्रश्न और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्वनि के सारे वीडियो देख लीजिए साउंड के, और उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ये सेशन देखिएगा, ये वाला वीडियो आप देखिएगा और एक एक करके अपना उत्तर जो है लिखते जाइएगा। आप एक पेन पेपर ले लीजिए, पेन पेपर में वहां पर दो टाइप का लिखिए, जैसे कि 1 2 3 4 ये नंबर, और ये आपके द्वारा दिया गया आंसर ऐसे होगा, और सही उत्तर मान के चलिए जो होगा ऐसे। ठीक है, तो देखेंगे कितने प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और अपने आप को परखिए कि कितना आप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है ध्वनि से कि ध्वनि की गुणता अर्थात टिम्बर मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? ए आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर, बी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर, सी तरंग रूप वेव फॉर्म पर व हार्मोनिक संरचना पर, या डी चाल या स्पीड पर। क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि ध्वनि की गुणता क्या होती है। ध्वनि की गुणता ये है कि किसी ध्वनि के, जैसे दो लोग हैं या आपके दो भाई हैं, दोनों भाइयों की आवृत्ति सेम है, आयाम सेम है, आवाज के दोनों एक साथ बोलते हैं, ठीक है, फिर भी आप पीछे से पहचान जाएंगे कि ये बड़े भाई की आवाज है, ये छोटे भाई की आवाज है। या अगर आप संगीतकार होंगे, संगीत में थोड़ा बहुत रुचि रखते होंगे, तो हारमोनियम और एक केसियो होता है या पेड़ होता है जिससे आवाज निकलता है, उसके साउंड को आसानी से आप पहचान सकते हैं। ये उसका गुण है। क्या है? ध्वनि का गुण है, अर्थात उसी को कहा जाता है टिम्बर। एग्जाम में अगर टिम्बर दे दे तो फंसिएगा नहीं, गुणता और टिम्बर एक ही है। और इसका मुख्य कारण होता है कि उस तरंग का रूप कैसा है, वेव फॉर्म कैसा है, इसके साथ साथ उसकी हार्मोनिक संरचना किस प्रकार की होती है, इसके लिए जिम्मेदार होती है गुणता। ठीक है, इसमें कहीं भी आवृत्ति आयाम की बात नहीं की जा सकती है। आवृत्ति भी सेम हो सकती है, आयाम भी सेम हो सकती है, लेकिन उसको पहचानने का गुण जो उसके अंदर होता है वही कहलाता है गुणता, टिम्बर। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। और हाँ, जैसे कि ध्वनि का क्लास खत्म हो गया, तो ध्वनि का क्लास के बाद जो लास्ट वीडियो हो ध्वनि के, उसके नीचे देखिएगा, प्ले वीडियो के नीचे एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन होगा। तो ध्वनि के क्लास के सारे पीडीएफ उससे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में ना। एनालाइजर ऐप आप जो क्लास परचेस किए होंगे, जिनको पेड क्लास मिला है, उनके लिए है ये पीडीएफ, आपको वहां मिल जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है, इसी क्लास के नीचे भी डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन रहेगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि तरंग के माध्यम में प्रसार का सही क्रम चुनना है। ध्वनि तरंग के माध्यम में किस प्रकार फैलती है, किस प्रकार गमन करती है, इसको जमाना है। पहला ऑप्शन है कान तक पहुंचना। क्या ध्वनि सीधे कान तक पहुंच जाएगी? उसके बाद ऊर्जा स्थानांतरण, संपीड़न, विरलन, स्रोत दोलन। ठीक है, दूसरा संपीड़न, विरलन, स्रोत का दोलन, ऊर्जा स्थानांतरण, फिर कान तक। सी है ऊर्जा स्थानांतरण, संपीड़न, विरलन, स्रोत दोलन या कान। अब डी है स्रोत का दोलन, संपीड़न, विरलन बनना, कण कण, ऊर्जा स्थानांतरण, कान तक पहुंचना। तो ए और डी ऑप्शन को देखिए, दोनों लगभग ऑपोजिट हैं। चाहे तो फटाक से पकड़ सकते हैं। मान के चलिए कोई ध्वनि है, जैसे कि मैं यहां से कर रहा हूं, तो क्या होगा? सबसे पहले ये स्रोत है, इसको टकरार है, तो ये स्रोत में क्या होगा? दोलन होगा। अब जब दोलन हो जाएगा तो इसमें से जो आवाज निकल रही है, इस आवाज में संपीड़न और विरलन की स्थिति बनेगी। संपीड़न या फिर विरलन दोनों होगी, क्योंकि आवाज कम ज्यादा होगा। संपीड़न और विरलन की स्थिति बनेगी। फिर इसमें संपीड़न विरलन जब बनेगी, इसके एक एक कण जो ध्वनि के माध्यम के कण है, वो ऊर्जा को स्थानांतरित करते जाएंगे, ऊर्जा स्थानांतरण होगा, फिर ये क्या होगी? मेरे कानों तक पहुंचेगी। ठीक है, फिर क्या करेगी? मुझे सुनाई दे रही है या आपको सुनाई दे रही है। वैसे आपको जो सुनाई दे रही है, विद्युत
तरंगों के माध्यम से हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर डी में है कि स्रोत का दोलन पहले होगा, दोलन होने के बाद उसमें संपीड़न और विलयन की स्थिति बनेगी, इसके बाद कण कण ऊर्जा स्थानांतरण होगा, माध्यम के कण में ना, याद रखिएगा माध्यम का जो कण होगा उसी में ऊर्जा का स्थानांतरण होते हुए हमारे कानों तक पहुंचेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी व्यापम का पैटर्न इसी तरीके से हो गया है कि आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, न्यूमेरिकल है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, तो ध्यान से पढ़िए और बनाइए, कोशिश कीजिए। ध्वनि का चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है। तीसरा है, एक ध्वनि स्रोत 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग उत्पन्न करता है। यदि तरंग दैर्घ्य 0.34 मीटर है तो समय अंतराल टी क्या होगा? आवर्तकाल, समय अंतराल की बात की जा रही है। क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। ध्वनि का स्रोत है, स्रोत की चाल है ध्वनि की 340 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद आवृत्ति एफ दी गई है 1 हर्ट्ज। फिर दिया गया है तरंग दैर्घ्य अर्थात लैम्डा का मान दिया गया है 0.34। आपको पूछा जा रहा है टी क्या है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यहीं पर फंस जाएगी। टी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो फॉर्मूला आप ये पढ़े हैं, v इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। इसमें 2 चीज दी रहे, तीसरी चीज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है टी से, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। टी बराबर 1 अपॉन एफ होता है। एफ का मान दिया गया है कितना? 1, तो 1/1 बराबर कितना होगा? 1। अब टी है, टी है तो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा के फंसना नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आपसे बन जाएगा, बस घुमा के दे दिया था। अब कथन कारण वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कथन कारण वाले को समझना बहुत जरूरी है। समझिए, चलिए पढ़िए ध्यान से। कहा जा रहा है, कथन है ध्वनि की पिच बदलना आयाम बढ़ाने घटाने से संभव है, और कारण कहता है कि पिच केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, आयाम पर नहीं। ए व आर दोनों सत्य है, आर सही कारण है। बी ए सत्य है, आर असत्य है। सी है ए असत्य है, आर सत्य है। या ऑप्शन डी ए और आर दोनों असत्य है, ठीक है। तो आपको पिच को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, और अब व्यापक में ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए फटाफट आंसर अपना लिखिए। यहां पर क्या हो जाएगा? ध्वनि की पिच जो होती है, पिच तारक तो बोला जाता है, ये आयाम पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसको क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। और दूसरा, पिच केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, आयाम पर नहीं। बिल्कुल, आयाम पर जो है ध्वनि का तेज होना मंद होना निर्भर करता है। ध्वनि का विलक्षण आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, और ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए असत्य है और आर असत्य है, ठीक है। जैसे कि ये वाला उसी से है, जैसे पियानो की कुंजी को ज्यादा जोर से दबाएं, आवाज तेज होगी, तेज तो हो जाएगी। जो जोर से दबाएंगे, बल आयाम का मान किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा का वर्ग होता है, आयाम का वर्ग होता है, ऊर्जा समानुपाती। तो आप जैसे ऊर्जा देंगे, आवाज तो तेज हो जाएगी, लेकिन उसकी पिच जो है वही रहेगी, पिच में कोई बदलाव नहीं होगा। 5वां प्रश्न बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ के बनाइएगा। सही जोड़ी मिलान करना है। पहले में कॉलम 1 में घटना दी गई है, कॉलम 2 में मुख्य कारण या आधार दिया गया है। इको, रिवर्बरेशन, टिम्बर और बीट्स, चारों चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है, और इसको आपको समझना है, फिर अपना आंसर देना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इको में क्या है? इको के लिए मैंने बताया था, जो तरंग वापिस आने का जो समय है वो 0.1 सेकंड से या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। 0.1 सेकंड, अगर इससे कम होता है ना तो आप इको नहीं सुन पाएंगे। ध्वनि का परावर्तन, एक का सी। अब रिवर्बरेशन अर्थात ध्वनि का जो परावर्तन होना है, गूंज जिसे मैंने बोला था, ध्वनि का परिवर्तन तो दोनों है, एक इको भी है और रिवर्बरेशन है। लेकिन इको में क्या होगा? जैसे आप हेलो हेलो हेलो,
ऐसा सुन पाएंगे। लेकिन रिवर्बरेशन में ह ह हेलो बोलेंगे लेकिन हा हा पूरा गूंज टाइप का लगेगा, तो वो हो जाएगा। उसका समय अंतराल 0.1 सेकंड होता है, क्योंकि हमारे कान जो है ना 0.1 सेकंड से कम के समय में अगर कोई ध्वनि हमको दोबारा सुनाई दे तो उसको नहीं सुन पाएंगे, वो हमको गूंज टाइप का लगेगा। तो 2 का 1 हो गया। अब टिम्बर क्या है, वही टिम्बर गुड़ता है, ये उसके संरचना पर डिपेंड करती है, ध्वनि की संरचना पर। दो लोगों की आवाज को आप बिना आवृत्ति बदले, बिना आयाम चेंज के पहचान सकते हैं, ये उसके टिम्बर के कारण है, गुड़ता के कारण। अब इसके बाद बीट्स है। बीट्स जो है दो ध्वनियां जाती हैं, लगभग समान होती है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, उसके वजह से बीट्स बनती है, गाने में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कितने लोगों का आंसर सही हुआ है मुझे व्हाट्सएप में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा अपना पेज, जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनके लिए। और जो लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे होंगे वो लोग तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो सारी चीजें फॉलो कीजिए, बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे। चलिए पढ़ते हैं, 5वें प्रश्न हो गया, 6वें प्रश्न की ओर। और 6वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ने के बाद बनाइएगा। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड हो, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। दिया गया है एफ का मान 256 हर्ट्ज और वी का मान दिया गया है 332 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा पूछा गया है क्या, तो लैम्डा बराबर होता है v अपॉन एफ होता है। आ रहे v का मान 332 256 कटाएंगे तो एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, 1.9 कुछ आएगा, 1.9 के आस, सॉरी 1.29 के आसपास, 1.29 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, आ रहे समझ में। तो देखिए 1.5 है भी आंसर में है, और मात्रा क्या होगा, तरंग दैर्ध्य अर्थात दूरी क्या है, दूरी का क्या है, मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझने वाला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ने के बाद समझिए फिर बनाइएगा। कथन 3 कथन वाले हैं, कौन कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है एक ही माध्यम में। दूसरा, गुणता या टिम्बर हार्मोनिक्स पर निर्भर करती है। तीसरा, बीट्स तभी सुनाई देती है जब दोनों तरंगों की आवृत्ति बिल्कुल बराबर हो। अगर बिल्कुल बराबर हो गई तो क्या हमको मॉड ऑफ f1 माइनस f2 का मान मिलेगा, ये तो मिल जाएगा हमको 0, और इससे कोई बीट्स नहीं बनेंगे। तो बराबर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ना थोड़ी अंतर होनी चाहिए। तो तीसरा कथन तो गलत हो गया। अब दूसरा कथन टिम्बर हार्मोनिक्स पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। अब ध्वनि की चाल क्या आवृत्ति पर निर्भर करती है, इससे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, तो यहां पर आवृत्ति तो है, और ये भी मान के चलिए इसको v इज इक्वल टू पक्षांतर कर दीजिए लैम्डा एफ। अब इस इक्वेशन को देखने से क्या लगेगा कि ध्वनि की चाल जो है वो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति पर डिपेंड होगी और लैम्डा पर भी। लेकिन मैंने आपको क्लास जब पढ़ाया था तभी बता दिया था कि वो माध्यम पर डिपेंड करेगी, न कि आवृत्ति पर। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल कथन 2 सही है। ठीक है, 7वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब 8वां प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़िए फिर अपना उत्तर दीजिएगा। कहता है कि ध्वनि को यांत्रिक तरंग किस कारण से कहा जाता है। यांत्रिक तरंग अर्थात मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है ध्वनि को, क्योंकि इसमें कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं, नहीं होती है। तो इसमें माध्यम ध्वनि के लिए तो चाहिए, क्योंकि यह 2 विद्युत क्षेत्रों से मिलकर बना है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है। तीसरा, क्योंकि इनमें
इसमें ऊर्जा कणों के कंपन द्वारा संचालित होती है, इसको होल्ड करते हैं। और डी है क्योंकि यह किसी पदार्थ से होकर नहीं गुजरती, पदार्थ से होकर तो गुजरती है, यही कारण सही हो जाएगा। जब माध्यम में कण होंगे उसी से ऊर्जा स्थानांतरण होगा, इसलिए यांत्रिक तरंगे जो है, ध्वनि को यांत्रिक तरंगों के कहने का कारण यही है, क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के कण ही इसके ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। आ रहे समझ में? चलिए 9वां प्रश्न देखिए और अपना उत्तर जो है फटाफट लिखिए, कॉपी में मुझे व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। और एक चीज और, हमारे यूट्यूब चैनल जो है ना, हमारा एनालाइजर ऐप का यूट्यूब, एनालाइजर ऐप CGPSC यूट्यूब चैनल है, उसमें भी कुछ पोल आते हैं। आप लोग डेली इस पोल को खेला कीजिए, उसका आंसर दिया कीजिए। इसके साथ साथ जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग जान रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी बनाया कीजिए। ठीक है। 9वां, एक जहाज से सोनार का प्रतिध्वनि अभिग्राही जुड़ा है। पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजे जाने के बाद 4 सेकंड में समुद्र के नीचे से प्रतिध्वनि प्राप्त होती है। यदि जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड है तो समुद्र की गहराई क्या होगी? पिछले बार ऐसे प्रश्न आ गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। वैसे मैंने आपको अल्ट्रासाउंड से भी, USG अल्ट्रासोनोग्राफी से भी कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको बताया है, लेकिन ये आपका सोनार से है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था, D = V × T/T, इसको याद रखिए। या फिर एक होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो सभी को याद है। यहाँ पर दूरी को आप × 2 कर दीजिए। ठीक है, जिसको जो चीज पूछा जाएगा उसको पक्षांतर करके आप ले लीजिए। अब देखिए, मान रख दीजिए क्या पूछा जा रहा है, गहराई अर्थात डी की वैल्यू पूछी जा रही है, डी को डी ही रख दीजिए। बी का मान क्या है? बी का मान दिया गया है 1500 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड। टी का मान क्या है? 4 सेकंड है, और बटे में 2, 2 2 4, और ये हो जाएगा 15 दूनी 3000 गहराई। अब कुछ लोग इस डाउट में रहते हैं कि ये जो डी आया है ना, ये तो जाने में और आने में लगा समय है, मतलब दोनों की लंबाई को माप रहा है, तो क्या करेंगे, 3000 का आधा कर देंगे और 1500 मीटर आंसर मार देंगे। भाई यहां पर तो पहले ही आपने 2 से डिवाइड कर दिया है। जब 2 से डिवाइड कर दिया है तो फिर इसको और फिर दोबारा आधा करने की क्या जरूरत है? तो इसका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल 3000 मीटर होगा, न कि 1500 मीटर। ये फॉर्मूला ही पूरे के पूरे सब चीजें डिसाइड करने के बाद बनाई गई है। आ रहा है समझ में? चलो, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। वैसे आपको जो इस क्लास का PDF मिलेगा उसमें सारे डिस्क्रिप्शन दी गई होंगी। 10वां देखिए, कथन है, पराध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा में शरीर की आंतरिक संरचना देखने के लिए किया जाता है, और कारण है पराध्वनि तरंगे गहन ऊतकों में प्रवेश कर परावर्तित होकर वापस आती है। बताइए, पराध्वनि तरंगों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, वही अल्ट्रासोनोग्राफी USG में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये तरंगे जो हैं कहां पर प्रवेश की जाती है? ये साउंड जो है छोड़ी जाती है, पराश्रव्य तरंगे जो है वो छोड़ी जाती है आपके ऊतकों में जाती है। जहां पर कोई दिक्कत होगा वहां से वापिस आ जाती है, या वहां पर छेद हो तो वापिस आगे निकल जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा ट्यूमर वगैरह का। तो पराध्वनि तरंगे गहन ऊतकों में प्रवेश कर परिवर्तित होकर वापस आ जाती है। कथन और कार्य बिल्कुल सही है, इसका सही स्पष्टीकरण देखने को हमको मिल रहा है। चलिए 11वां देखिए ध्यान से और अपना उत्तर दीजिएगा। कथन है, 3 कथन है, तीनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये पहचानना है। आ रहे समझ में? चल, पहला है, ध्वनि की ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। श्रव्यता परास में
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां आती हैं श्रव्यता परास, अर्थात जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। दूसरा सही है, पहला भी सही है। और तीसरा देखिए, आवृत्ति और आयाम बढ़ने से पिच बढ़ती है। पिच का संबंध किससे है? पिच का जो संबंध है, तारतता का जो संबंध है, ये समानुपाती होती है आवृत्ति की। और मंद और तेज या लाउडनेस की बात करें तो ये समानुपाती होती है आयाम की। इस प्रश्न में बोला गया है कि आवृत्ति और आयाम बढ़ने से पिच भी बढ़ती है। गलत है, क्योंकि आयाम इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। कथन 1 और कथन 2 सही है। तीसरा कथन में अगर आयाम नहीं जुड़ा होता तो ये भी कथन सही हो जाता। चल बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। ये कोई एग्जाम में एसएससी में शायद पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान से आपको बनाना है। 12वां है, रेडियो ट्यूनिंग की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डॉपलर प्रभाव पर, प्रतिध्वनि पर, अनुनाद पर, या फिर बीट्स पर? तो डॉपलर प्रभाव वही है जो आप क्या करते हैं, खड़े हुए हैं, कोई गाड़ी आपके तरफ आ रही है तो देखेंगे कि उसकी आवाज जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो आवाज जो ज्यादा बढ़ती है किसके कारण होती है? आवृत्ति पे परिवर्तन के कारण। उसके लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया है। और डॉपलर प्रभाव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कठिन स्तर का देना होगा एग्जाम में तो डॉपलर प्रभाव से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो है रेडियो ट्यूनिंग डॉपलर प्रभाव से संबंधित नहीं है। प्रतिध्वनि, एक जगह से साउंड गई और वापिस आई, इको, ये भी नहीं है। अनुनाद, अनुनाद क्या है और बीट्स क्या है? तो अनुनाद जो है, दो आवृत्तियां एक साथ जाएंगी, जब दोनों आवृत्तियां मिल जाएंगी तो अचानक से आवाज तेज हो जाएगा। जैसे कि आप रेडियो में देखे होंगे, फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करते हैं, लेकिन 102 मेगाहर्ट्ज पर आ जाएगा विविध भारती, है ना। हेलो फरमाइश, पहले चलता था, अब तो रेडियो सुनना बंद हो गया। अभी तो 94.3 माय एफएम, अगर वहां पर फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 94.3 उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसमें देखिएगा, उसमें आजकल तो रेडियो नहीं होता है, लेकिन रेडियो पुराने जो रेडियो होते थे उसमें हर्ट्ज में लिखा होता था। तो 103 मेगाहर्ट्ज पर जो आता था हमारा विविध भारती, और अभी 94.3 पर माय एफएम, तो इसमें गाने चलते रहते हैं। तो वो अनुनाद वही है, जब फ्रीक्वेंसी एक साथ मिल जाती है तो अचानक से तेजी बढ़ जाती है। या कोई बच्चा झूला में झूल रहा है तो आप क्या करेंगे, जब उस पर बल लगाएंगे तो जब वो इधर आएगा थोड़ी लगाएंगे, जब उधर जाते रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हुए आप उस पर बल लगाएंगे तो उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। तो वही अनुनाद स्थिति है। और बीट्स क्या है? बीट्स में तो आपको कुछ इस प्रकार से, ये आपको ऐसी है, तो यहाँ पर जो कम ज्यादा होगा इसी के वजह से बीट्स बनेंगे। तो हमें क्या होगी, एक लयबद्ध ध्वनि सुनाई देगी, वो बीट्स होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, न्यूमेरिकल है, बनाना है सबको और सभी से बनना चाहिए क्योंकि सारी चीजें क्लास में पढ़ाई गई। 13वां है, एक तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकंड है और उसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 मीटर है, आवृत्ति ज्ञात करना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। कैसे? लैम्डा का मान होता है v/f। आपको दिया गया है क्या निकालना है, इसमें आवृत्ति निकालना है, तो इधर पक्षांतर कर दीजिए, f बराबर v/लैम्डा। v का मान दिया गया है 300 मीटर पर सेकंड और तरंग दैर्घ्य दिया गया है 1.5। इसको कर दीजिए 10 और इसको कर दीजिए 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 20 हो गया और इसमें हो जाएगा 10 से गुणा 200। फ्रीक्वेंसी अर्थात 200 हर्ट्ज की आवृत्ति हो जाएगी इसकी। कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में ये चीजें दी गई हैं। बहुत ही सरल स्तर के प्रश्न है, लेकिन यही अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो कठिन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से क्रमबद्ध वाला प्रश्न है, जमाने वाला प्रश्न है। ध्वनि को मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से, उसी से जमाना है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। क्या क्या दिया गया देखिए, बीट्स बनने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या होगा। बीट्स अर्थात आप देखे होंगे सुर में बोलेंगे एक
ध्वनि निकालना है, लेकिन जब जो लहर है वो लहर है आपको इंस्ट्रूमेंट से निकालना है। उस इंस्ट्रूमेंट से जो लहर निकलेगी वही तो बीट्स है, वही तो सुर है। तो क्या होगी, दो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ध्वनियां लगभग समान आवृत्ति की होती है, देखते हैं। मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, कभी तेज कभी मंद ध्वनि अनुभव होती है। तो ये सारे स्टेप तो सही है, लेकिन इनको जमाना कैसे है। सबसे पहले आएगा, दो ध्वनियां उत्पन्न होती है। पहली ध्वनि ये हो गई, अब दूसरी ध्वनि जो है लगभग इसी के बराबर ऐसे होगी, ठीक है। तो दो ध्वनियां उत्पन्न होंगी, बिल्कुल सही। लगभग और लगभग समान होगी, ध्यान रखिएगा लगभग शब्द है इसलिए ये सही होगा, दूसरे क्रम में आ जाएगा। अगर लगभग नहीं लिखा होता, समान होते तो गलत हो जाता। मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, यही जो इंटरफेरेंस है ना, ये क्रॉस करती है थोड़ा सा। तो इसमें फॉर्मूला में मॉड F1 माइनस मॉड F2, मान की चलिए F1 का मान 260 है और F2 का मान 256 दे दिया आपको, ठीक है। तो बीट्स की संख्या क्या हो जाएगी, बीट्स की संख्या इसी फॉर्मूला से निकलेगी। मॉड ऑफ F1 का मान क्या है, 260 माइनस 256, मॉड ऑफ -4 होगा, घटाएंगे तो। अब मॉड क्या दिखाता है कि जो भी अंदर संख्या ऋणात्मक होगी वो धनात्मक ही आ जाएगी, तो अर्थात 4 बीट्स इसमें बनेंगे। बीट्स की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें मॉड वही दिखाता है, भले ही ऋणात्मक आंसर आए लेकिन मॉड उसको बदल देता है धनात्मक में। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है वो इसी के वजह से इसमें बीट्स बनेंगे। अब कभी तेज कभी मंद ध्वनि अनुभव होती है, जब दोनों एक दूसरे के इंटरफेरेंस चलती रहेंगी तो थोड़ा लयबद्ध ध्वनि सुनाई देगी। पहला दूसरा तीसरा सीधा सीधा क्रम दिया गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं सारी चीजें सभी से बन रही होंगी और समझ में आ रही होंगी, इतना एडवांस तो आपको होना होगा। और देखिए पढ़िए, बढ़िया सा पढ़िए, क्लासेस आपको ऐसी कराई जा रही है कि एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल छूटेंगे नहीं। बस एक बार पढ़ लीजिए पूरा, और समय मिला है, समय का लाभ उठाइए, फटाफट पढ़िए। 15वां कथन दिया गया है, डेसिबल और हर्ट्ज ध्वनि के समान गुण को मापते हैं। कथन आर दिया गया है, कारण आर है। डीबी या डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता तथा हर्ट्ज ध्वनि की आवृत्ति को मापता है। कौन सा कथन सही है, क्या दोनों कथन सही, इसका सही स्पष्टीकरण है। देखिए पहले में डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को, हम कितने डीबी तक का साउंड सुन सकते हैं, क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई। डीबी और हर्ट्ज वैसे ही है जैसे एक 60 केजी व्यक्ति की लंबाई 162 सेंटीमीटर है। क्या इन दोनों में आप संबंध निकाल सकते हैं। 160 केजी व्यक्ति है, उसकी लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो इसमें कोई संबंध दिख रहा है। वैसे ही सब, लेकिन दोनों तो व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, लंबा भी है किलोदार भी है, 60 किलो का है, तो लंबा कम है, 162 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होता है। वैसे ही संबंध आपको डीबी डेसिबल और हर्ट्ज में देखने को मिलती है। तो ध्वनि के समान गुण नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। डीबी ध्वनि की तीव्रता को मापती है और हर्ट्ज जो है ध्वनि की आवृत्ति को मापती है। जैसे हम 60 डीबी तक नॉर्मल आवाज जो है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो लगभग 50 डीबी बोल रहा हूं, अगर इसकी आवृत्ति देखी जाए तो आवृत्ति 125 हर्ट्ज के बराबर, 125 से 150 हर्ट्ज के बराबर होगी, ठीक है। महिलाओं में ज्यादा आवृत्ति होती है, लगभग 250 आवृत्ति। वो पूरी चीजें क्लास में क्लियर कराई गई, कैसे पतली होती है, कैसे आवाज मोटी हो जाती, सब। तो यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आ रहा है समझ में सभी को। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 10 की घात ऋण 9 वाट ध्वनि ऊर्जा परावर्तित हो तो तीव्रता क्या होगी। ध्वनि की तीव्रता क्या है, ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई गई है। और जब पढ़ाई जा रही थी तो मैंने एक फॉर्मूला नोट करवाया था, अगर गलती से कठिन स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आ सकता है। क्या फॉर्मूला था, ध्वनि की तीव्रता आई बराबर होता है ध्वनि का पावर अपॉन एरिया, जिस एरिया पर वो ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है।
पावर दिया गया है 10 की घात ऋण 9 वाट और एरिया दिया गया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब एरिया को किस पे लेना है, हमेशा मैं बताया था जब ये वाट में होगा तो एरिया मीटर में होगा, मीटर में होगा, और वहां पर क्या दिया गया है, मिलीमीटर दिया गया है। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, अर्थात इसको देखा जाए 10 की घात ऋण 3, ओके, या 10 की घात, हाँ 10 की घात ऋण 3, ऊपर जा रहे हैं ना इसलिए। अब इसमें मिलीमीटर स्क्वायर होता है तो इसको चेंज कर देंगे स्क्वायर, क्षेत्रफल में जब लेंगे तो, अभी नॉर्मल भी तो ऐसे ले रहे हैं, जब क्षेत्रफल में लेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ओके, आ रहा है समझ में, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ एक की जगह रख दीजिए 10 की घात ऋण 6, कट जाएगा, कितना बच जाएगा 10 की घात ऋण 3, क्या वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आई, तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता के लिए है, जो ऑप्शन किसमें दिया गया है 10 की घात ऋण 3, ऑप्शन नंबर सी। आ रहे समझ में, तो ऐसे आपको बनाना है प्रश्न। सत्रहवां प्रश्न बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, समझिए, फिर अपना उत्तर दीजिएगा। 17वां प्रश्न है, नीचे किस दो ध्वनि स्रोतों के बीच डीबी और हर्ट्ज दोनों में अंतर हो सकता है। पहला, दो एक जैसे ट्विनिंग फोर्स, एक जैसे ट्विनिंग फोर्स है, शहनाई है और एक और वैसी कुछ चीज है, हो गया ट्विनिंग फोर्स ध्वनि, या कोई व्यक्ति ले लीजिए, दो व्यक्ति हैं, दो पुरुष हैं, एक साथ बोल रहे हैं, तो उसके ट्यूनिंग फोर्क में एक जैसे ट्यूनिंग फोर्क को बहुत अच्छे से समझाया गया है क्लास में, है ना। तो इसमें क्या डीबी और हर्ट्ज दोनों में अंतर होगा, हल्का अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। दूसरा, मच्छर और ढोलक, मच्छर जो है आवृत्ति कंपन बहुत तेजी से करता है लेकिन आवाज उसकी कम आती है, ढोलक कम आवृत्ति उत्पन्न करता है लेकिन आवाज ज्यादा आती है। तो इसमें डीबी और आवृत्ति में अंतर हो सकता है। दो आदमी बोलते हुए, अच्छा ये भी दिया गया है ना, आदमी दो बोलेंगे, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। एक ही स्पीकर की धीमी और तेज आवाज, तो आवृत्ति तो सेम होगी, है ना, आवृत्ति में अंतर हो जाएगा लेकिन डीबी तीव्रता में बिल्कुल हल्का अंतर होगा, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। मच्छर और ढोलक जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके डीबी और आवृत्ति में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 18वां कहता है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। कंपन नहीं होते हैं, घनत्व कम होता है, माध्यम के कण नहीं होते हैं, या फिर वायु दाब कम होता है। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो निर्वात में चल सकती हैं, है ना, फोटान के माध्यम से उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और फोटान में कोई आवेश नहीं होता है, कोई वजन नहीं होता है, डायरेक्ट ऊर्जा को स्थानांतरित करते हुए आगे बढ़ती है। तो इसमें कोई कण की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट फोटान ऊर्जा स्थानांतरण करता है। लेकिन ध्वनि निर्वात में जो नहीं चल सकती है, जब यहां से मान के चलिए कोई स्रोत है, इस स्रोत से ध्वनि जो है निकली, ठीक है, ध्वनि निकली, यहां से ध्वनि निकल के कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये ध्वनि आगे कैसे बढ़ेगी, आगे कोई ना कोई माध्यम चाहिए। यहां पर तो ध्वनि उत्पन्न हो गई, अब आगे कोई माध्यम ही नहीं है। अब वो माध्यम क्या करेगा, उस माध्यम के कण ऊर्जा को स्थानांतरित करते हुए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा में जब जाएंगे अंतरिक्ष में, तो वही माध्यम की कमी हो जाती है, निर्वात हो जाती है, तो आवाज कैसे जाएगी वहां तक, नहीं जाती, ठीक है। या आप अपना पूरा मुंह बांध दीजिए, ठीक है, बांध दीजिए और बोलिए, और आगे जो रुकावट रहेगा, माध्यम हवा को रोक के रख देगा, तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो कण वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। या आप पंखे के सामने या बड़ा सा कूलर ले लीजिए, उस कूलर के सामने बोलिए, और कूलर के उस साइड एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए। जब कूलर की तेज हवा चलेगी तो आपकी जो माध्यम के कण से एनर्जी जा रही है उसको वहां तक पहुंचने नहीं देगी, हवा के माध्यम से इधर वापस भेज देगी, तो सामने वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। तो इसका कारण जो है, माध्यम के कण जो है नहीं
होते हैं निर्वात में, जिसके वजह से ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 की ओर बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। आ रहा है समझ में? समझिएगा ध्यान। दिख रहा है क्या आंसर? अरे यार आंसर दिख गया, सॉरी। चलिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी 85 मीटर है, ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तो इको आने में कितना समय लगेगा? चाहे इको की बात करें या फिर सोनार की बात करें, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डी बराबर वी इंटू टी अपॉन 2। मान रख दीजिए, टी पूछा गया है, पक्षांतर कर दीजिए या फिर रहने दीजिए इसको ऐसी। डी का मान कितना है? 85। ओके, ध्वनि की चाल कितनी है? 340 इंटू टी अपॉन 2। पक्षांतर कर दीजिए, 85 गुणा 2, 85 गुणा 2 बराबर, बच गया 340 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 340 बराबर क्या हो जाएगा? टी। अर्थात टी बराबर 85 गुणा 2 बटे 340 कितना हो जाएगा? 5 2 10 के 0, 8 16 1 17, 340 कितने बार जाएगा? 1 और ये 2, अर्थात 1/2 मतलब 0.5 क्या सेकेंड। ठीक है ना, समय 0.5 सेकेंड समय लगेगा इसको। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया है, उस तरीकों को याद रखिएगा। 20वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और अपना उत्तर दीजिएगा। बिट्स की संख्या बढ़ने का अर्थ क्या है? आवृत्तियां समान हो रही हैं, अंतर घट रहा है, अंतर बढ़ रहा है, पिच कम हो रही है। बिट्स पढ़ाई गई है आपको, जो किसमें प्रयोग की जाती है? साउंड, लय में, सुर में प्रयोग की जाती है। 2 आवृत्तियां चलती हैं, बिट्स बढ़ेंगी, बिट्स की संख्या बढ़ रही है, अर्थात उनका जो अंतर है वो अंतर क्या होगा? बढ़ेगा, न कि कम होगा। अंतर कम होगा तब तो घटेगा, तब तो फिर कई समान होते होते भी बिट्स बनेंगे ही नहीं। कैसे? 280 एक है और दूसरा है 270, तो कितने बिट्स बनेंगे? 10 बिट्स बनेंगे। अब एक है, मान के चलिए 280 है और इसको मैं कर देता हूं 275, तो कितने बिट्स हो गए? 5 बिट्स बनेंगे। अब मान के चलिए 280 है और ये 278 हो गया, तो कितने बिट्स बनेंगे? 2। अब ये भी 280 है और ये भी 280 है, घटाएंगे तो कितना? 0 बिट बन जाएगा। तो जैसे जैसे बिट्स की संख्या बढ़ेगी अर्थात अंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए इसमें 2 बिट्स है, इसमें 5, तो बढ़ रहा है 80 और 75, 80 और 70 10 बिट्स हो गए। तो बिट्स की संख्या बढ़ेगी, अंतर बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। 21वां, एक स्रोत दिया गया है, ध्वनि स्रोत है जहां से ध्वनि निकल रही है, उस स्रोत से कितना 500 हर्ट्ज की ध्वनि देता है। एक स्रोत है, मान के चलिए कोई स्पीकर है, बज रहा है या गाड़ी का हॉर्न है, 500 हर्ट्ज की ध्वनि देता है। यदि स्रोत श्रोता की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, मान के चलिए वो डीजे है, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति दे रहा है और 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपकी ओर बढ़ रही है। श्रोता क्या है? स्थिर है। क्या वायु में ध्वनि की चाल दी गई है 340 मीटर पर सेकंड, श्रोता स्थिर है, आप वहीं पर खड़े हुए हैं एक जगह, डीजे आपकी ओर आ रहा है, तो सुनी हुई आवृत्ति एफ क्या होगी अगर स्रोत गति वीएस है? तो ये किससे है? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है आपको। एफ डैश महसूस की गई जो आवृत्ति है वी अपॉन वी प्लस माइनस वी जीरो ऑब्जेक्ट की, श्रोता की, और वी माइनस प्लस वी एस। बहुत अच्छे से समझाया गया कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन बढ़ रहा है? स्रोत बढ़ रहे हैं। 500 इंटू वी जीरो, तो इसका दिया नहीं गया है तो 340 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? v का मान 340 दिया है और ये कितना हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, 500 340 बटे 310 घटा दीजिए और इसको घटाएंगे तो लगभग जो आंसर मिलेगा वो 545 548 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 548 मिलेगा टोटल। तो इसमें 548 ऑप्शन में तो है नहीं,
तो उसके करीब कौन सा है, 545 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। वीडियो को रोक के भी आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ मिलेगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लिखना चाहिए, कॉपी में लिख के रखिए, ऐसे प्रश्नों के एग्जाम में आ सकते हैं। 22वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक सोनार है, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक सोनार सिग्नल समुद्र में भेजा गया और 3 सेकंड में वापस लौटा। ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड है। लक्ष्य की गहराई क्या होगी। अब यहां पर दोगुनी गहराई निकालेंगे, फिर उसको आधा करेंगे, ऐसा वैसा लफड़ा मत पालिएगा। डी बराबर सीधा सीधा फॉर्मूला रखिए, v इंटू टी अपॉन टी। डी निकालना है, v का मान दिया गया है 1500 और समय कितना लग रहा है, समय दिया गया है 3 सेकेंड और बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, इसको कटा दीजिए या फिर रहने दीजिए। 1500 गुणा 3 बटे 2, 15 दूनी 15 तिया 4500 हो गया। अब 2 से कटा दीजिए तो 44 है ना, 22 मीटर। आंसर में है क्या, डी का मान गहराई है 22-50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऐसे कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये फॉर्मूला मत भूलिएगा। 23वां बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने लायक है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको क्लास में बता दी गई है। बस यहाँ पर आपको एमसीक्यू इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न देखे तो हड़बड़ाए नहीं, आपको पहले से ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जा रही है। एग्जाम में देखेंगे बस आंसर सही लगाएंगे। स्रोत और परास मिलान है मनुष्य का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, याद है, रटा रटाया याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मनुष्य का कहां पर ऑप्शन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य का होता है। ठीक, चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कितना 1 लाख तक, ऑप्शन में कहां पर है, 20 किलो हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक। ठीक है, हाथी तो कौन सी ध्वनि निकालती है, कम निकालती है ना, बहुत कम ध्वनि निकालती है, अवश्रव्य 100 हर्ट्ज, तो वो आवाज चिंगारती है तो हमको सुनाई देती है, इसलिए वो लगभग 100 हर्ट्ज तक पहुंच सकती है। और डॉल्फिन जो है वो परश्रव्य ध्वनिया निकालती है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा डी का 4, ऑप्शन नंबर ए में। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तब एग्जाम में बनेंगे। अगर पहले से लग रहा होगा ना कि एमसीक्यू की क्लास नहीं करनी चाहिए तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए लेकिन एमसीक्यू अगर नहीं करते हैं तो फंस जाएंगे। और यहाँ पर तो वैसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है जो एग्जाम में सीधे सीधे फंस सकते हैं। 24वां निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और इन कथनों को पहचानना है कौन सा कथन सही है। पहला है तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कणों का नहीं। ध्वनि निर्वात में भी सुनाई देती है। और तीसरा है प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में ये अक्सर गलती हो जाती है। हमेशा ध्वनि को अनुदैर्ध्य लेते हैं, अनुदैर्ध्य लेते हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन में चलती हैं। ठीक है, संपीड़न और विरलन। और अनुप्रस्थ कैसे चलती है, अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो स्ट्रिंग और गर्त में चलती है इस प्रकार से। लेकिन आपको मैंने जो बताया था जितने भी तार वाले हैं, गिटार वगैरह पूछ दिया, गिटार से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो कैसी होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे होंगे, ना कि अनुदैर्ध्य। तब तो ध्वनि तरंगे सिर्फ हमेशा अनुदैर्ध्य होती है, ऐसा नहीं। कुछ अपवाद भी है, आपको याद रखने होंगे। तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कभी भी ऐसी नहीं चल सकती है प्रकाश तरंगे। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ध्वनि निर्वात में सुनाई नहीं देती है। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कणों का नहीं। बिल्कुल, कण का स्थानांतरण नहीं होता है, कण कंपन करते हैं और ऊर्जा को एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाते हैं, देते हुए जाते हैं। सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कथन और कारण वाले, बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर अपना आंसर लिख के रखिए, भेजा कीजिए भाई। कैसे पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़िए, सिलेक्शन चाहिए। तो 25वां कथन ए है, जब एम्बुलेंस पास आती है तो उसका सायरन तीव्र हो जाता है डॉपलर प्रभाव से।
क्योंकि स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच की सापेक्ष गति ध्वनि की आवृत्ति को बदल देती है। सापेक्ष गति क्या, ध्वनि खड़े होंगे स्टेशन में, देखिए कभी खड़े हैं, अचानक से ट्रेन स्पीड में एक ही बार आवाज बढ़ेगी फिर निकल जाएगी, तो आपको क्या ध्वनि बढ़ जाएगी स्रोत की। समझिए इस प्रश्न को ध्यान से, समझना है फिर आंसर देना है कि क्योंकि स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच की सापेक्ष गति ध्वनि की आवृत्ति को बदल देती है, आपको सुनाई देने वाली, महसूस होने वाली ध्वनि की आवृत्ति को बदल देती है। ठीक है, स्रोत से निकलने वाली ध्वनि को नहीं बदलती है, सिर्फ वो सापेक्ष गति आप वहां से जो गुजरेंगे वो आवाज बदल देती है, उसकी आवृत्ति बदल देती है, इसलिए ज्यादा सुनाई देता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही कारण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे क्वेश्चन 25 से ज्यादा या 25 तक के। तो 2 सेट जब लाएंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार, जय हिंद।